स्वागत है दोस्तों आप सबका रोशन इंग्लिश क्लासेस में। तो जितने भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका एग्ज़ाम हिंदी का अभी होने वाला है। तो हिंदी में अगर आपका कोई डाउट है, हिंदी में अगर आपका प्रॉब्लम है, तो अब घबराने की बात नहीं है। आप इस वीडियो को बस देखिए, मैं पूरा ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो बातचीत के राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। देखिए बातचीत क्या है? एक ललित निबंध है। अगर पूछेगा कि बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध है जिसका लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है जिनका जन्म 23 जून 1844 में इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। समझ गए? इलाहाबाद कहाँ में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। बातचीत के राइटर कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कितना सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना। चलिए इनके पिता, ठीक है, इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था एवं माता का नाम पार्वती देवी था, जिन्होंने बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, ये बातचीत के माध्यम से किस तरह से बात किया जाता है ना, उसकी शैली हमें बतलाना चाहते हैं। आगे कहते हैं प्रारंभिक काल में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से अटेंडेंस की परीक्षा दी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभिक काल में किसकी शिक्षा प्राप्त की? तो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कब? तो 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल से अटेंडेंस, ठीक है, सॉरी एंट्रेंस की परीक्षा दी। हम सोचे अटेंडेंस है, एंट्रेंस की परीक्षा दी, है ना। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता, भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, साहित्यकार एवं महान पत्रकार, निबंधकार एवं हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। यानी देखिए ये मल्टी टैलेंटेड है, एक चीज नहीं है, बाप रे बाप। महान पत्रकार, निबंधकार एवं हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे इनका देखिए मृत्यु 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हो गया। ठीक है, अब इनका जो उपन्यास लिखा गया था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इनका उपन्यास है रहस्य कथा। अगर पूछेगा कि रहस्य कथा क्या है, तो एक उपन्यास है। राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज का एक सुजान। ठीक है, फिर है गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। बहुत सारे इनका उपन्यास है, आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। और कुछ नाटक है इनका, पद्मावती, ठीक है, किराता जुर्निये, वेनी संहार, शिशुपाल वध, ये सब इनका नाटक है। चलिए, और इनका और नाटक है नल दमयंती, ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीमा, वनवास। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है, नई रोशनी का विष, ठीक है, फिर है आचार, विंडवन इत्यादि। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है ना दोस्त, वो सब हम आपको करवाने वाले हैं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था। एक का ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन,
तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो निबंधकार कौन है, तो आपका बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, 3 ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो क्या बतलाना चाहते हैं भाई, बातचीत की शैली बदलाना चाहते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। किस युग के, भारतेंदु युग। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो ये किस पत्रिका का संपादन किया था, तो ये किए थे हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में हम लोग ये सब देखे थे, बस सेम वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। ठीक है, तो किस शब्दकोश का संपादन इन्होंने किया था, या पूछ सकता है कि भट्ट जी किस भाषा के प्रमुख और महान पत्रकार के आलोचक थे, है ना। तो इसका हो जाएगा हिंदी। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। चलिए चलिए कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे। तो किस विद्या के महान रचनाकार थे, तो ये आलोचना के। क्या हो जाएगा, आलोचना के। चलिए नेक्स्ट कहता है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो किस काल के रचनाकार हैं, तो हो जाएगा आधुनिक काल के। ठीक है, आधुनिक काल का हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैसा काम, है ना, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहंसन है। तो हम लोग अभी इसके पहले देखे थे, ये बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का ये लिखा गया है प्रहंसन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो यह किस लेखक है, अभी हम लोग इसके पहले देखे थे बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है, अभी हम लोग इसके पहले देखे थे कि बातचीत एक ललित निबंध निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ललित निबंध। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो पिता का नाम था बाबू बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, मतलब टोटल इसके पहले हमने अभी राइटर का इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया, उसी से सब क्वेश्चन है। ठीक है, बस राइटर इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। तो माँ का नाम अभी इसके पहले हम लोग देखे थे, क्या था, माँ का नाम पार्वती देवी, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। ठीक है, यह किसका मत है, यह मतलब मेन बातचीत जो होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच, किसका मत है, तो ये मत है एडिशन का। किसका मत है, एडिशन का मत है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जब तक, ठीक है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता। यानी जब तक मनुष्य बोलबे नहीं करेगा तो उसका क्या प्रकट नहीं होगा, तो गुण दोष। यानी बोली से आपको सब पहचान सकते हैं कि आप किस विचार योग्य हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। ठीक है, अशिक्षित लोग जब बात एक दूसरे से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बतकही। क्या कहते हैं, बतकही। इस तरह से 17 क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछेगा भाई। ठीक है, आप इसे रिपीट करते हुए देख लीजिए, एक चैप्टर समाप्त, 17 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। चलिए सेकंड नंबर चैप्टर है उसने कहा था। देखिए आपका सेकंड नंबर चैप्टर है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, जिसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इनके बारे में देखिए हम लोग समझते हैं, पहले राइटर का परिचय अगर जान लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देखेंगे उसने कहा था, उसने कहा था कहानी का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में।
इनको पुरानी बस्ती जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था जन्म। राजस्थान के एक पुरानी बस्ती था जयपुर में। उनकी मां लक्ष्मी देवी एवं पिता पंडित शिवराम थे, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के मूल निवासी थे। ठीक है। गुलेरी जी का 3 कहानियां हैं। सुखमय जीवन 1911, बुद्धि का कांटा 1911 में ये भी, एवं उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई, जिसमें से उसने कहा था कहानी प्रसिद्ध है। ठीक है। ये इनका 3 कहानी है। सुखमय जीवन, बुद्धि का कांटा उसने कहा था, जिसमें उसने कहा था क्या है, प्रसिद्ध है। निबंध इनका कुछ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है कछुआ धर्म। ठीक है। फिर है मारेसी मोहिम, फिर है कुठाव है, उसके बाद है पुरानी हिंदी है। ठीक है। पुरानी हिंदी के बाद है, देखिए यहाँ भारतवर्ष डिंगल, उसके बाद है संस्कृत की, क्या है, संस्कृत की टिपरारी, फिर है देवानाम, है ना, प्रिय आदि। ये सब क्या है, निबंध है। फिर आगे है गुलेरी जी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी 20वीं सदी होगा। ठीक है। 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे, और वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। बाप रे बाप, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के सभी भाषाओं के विद्वान थे। अब इससे जो ऑब्जेक्टिव हमारा जो पॉसिबल होने वाला है ना, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है। टोटल राइटर के इंट्रोडक्शन से पूछेगा। ठीक है। आप बस राइटर के इंट्रोडक्शन देखते चलिए, है ना। आज मैं आपको पूरा पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं, बस आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। इससे एक क्वेश्चन ही बाहर जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जस्ट मैं 2 अंक और 5 अंक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ठीक है। तो इनकी कौन सी कहानी है भाई, तो उसने कहा था देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म अभी बताया ना, 7 जुलाई 1883 में हुआ था। फिर है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो अभी हम बताए थे, क्रम प्रधान कहानी है। क्या है, क्रम प्रधान कहानी है। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो किस शहर का चित्रण है, इसमें अमृतसर का चित्रण है। किस शहर का चित्रण है, अमृतसर का चित्रण है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है। तो ये 20वीं सदी के, है ना। चलिए, 20वीं हो जाएगा। नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी का नायक है, तो नायक कौन है भाई, नायक था लहना सिंह। कौन था, लहना सिंह। आपने कहानी अगर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो आपको पता होगा। चलिए, उसने कहा था कहानी है, तो कहानी क्या है, ये युद्ध की कहानी है। ठीक है। एक दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, मतलब सभी है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। इनमें से सभी। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते हैं, तो गुलेरी जी जो लिखते थे कविताएं, वह देश प्रेम संबंधी लिखते थे। ठीक है, देश प्रेम संबंधी। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी, तो ये फिल्म बनाए थे विमल राय। कौन बनाए थे, विमल राय। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो कुल 3 कहानी लिखी थी ना, 3 कहानी। ठीक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का है, तो कौन सी रचना है, तो देखिए, सुखमय जीवन उन्हीं का लिखा हुआ है, उसने कहा था उन्हीं का लिखा हुआ है, बुध का काटे, तीनों कहानी है जी, ये तीनों लिखा हुआ है गुलेरिया जी का, यानी सभी हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तो कौन सी है भाई, तो आपको पता होगा, उसने कहा था। चलिए, फिर है जर्मन जर्मन है। ठीक है। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, तो जर्मन लेफ्टन को आप कहानी पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चलेगा, लहना सिंह मार गिराया था। ठीक है। कौन मार गिराया था, लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुलेरी जी किस भाषा के जानकार थे, तो गुलेरी जी जो थे हिंदी के भी थे, संस्कृत के भी थे, अंग्रेजी के भी थे, मतलब मल्टी टैलेंटेड थे भाई। आगे कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है,
तो ऐसा कहने वाला था लहना सिंह। ठीक है, कहानी में आपको मिलेगा लहना सिंह। कहता है कि तुम राजा हो, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तुम राजा हो, मेरे शुल्क को बचाने, सॉरी मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? तो ये कहती है आपका फिरंगी मेम। कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती है? तो फिरंगी मेम कहती है। चलिए 16 का सी हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ है मंगनी, शादी ब्याह में मंगनी होता है ना जी, सी। देखिए 2 चैप्टर हम लोग कितना जल्दी कंप्लीट करनी है। चलिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर बहुत ही आसान है। देखिए ये संपूर्ण क्रांति है, जयप्रकाश नारायण इनके राइटर हैं, इनके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कहता है कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। पूछेगा कि क्या है? भाषण है, जिसका लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में पड़ता है। जिनके माता पिता हर्षु दयाल एवं माता फुलरानी एवं पत्नी प्रभावती देवी थी। बचपन में जयप्रकाश नारायण को बाउल नाम से पुकारा जाता था, जो बाद में जेपी एवं लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उसके बाद पटना कॉलेज में प्रथम दाखिला लिए और उच्च शिक्षा के लिए 1922 में अमेरिका गए। ठीक है, चलिए आगे कहता है इनकी परिचय आगे जाने। देखिए आगे है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए, है ना, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद एवं समाजवाद सिद्धांत की शिक्षा प्राप्त करके कांग्रेस दल में शामिल हुए और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जेल भी गए। ठीक है, जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया और आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण दिए, है ना, और 1974 में ही छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, और आपातकाल के दौरान जेल भी गए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैगसेन सम्मान एवं 1998 में भारत रत्न भी मिला। ठीक है, जिनका निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ। ठीक है, इस तरह से जयप्रकाश नारायण का परिचय था। हम लोग भली भांति इनका परिचय जान चुके हैं। अब इनके जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन का इनका नाम था, अभी बताया थे, बाउल नाम था। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो यह दलाल अमेरिका का, किसका? अमेरिका का। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सिताब दियारा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी इन्होंने। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। क्या नाम था? प्रभावती देवी। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण की माता कौन थी? तो इनका माता का नाम था फुलरानी। क्या नाम था? फुलरानी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश नारायण के पिता कौन थे? तो पिता का नाम था हर्षु दयाल। क्या नाम था? हर्षु दयाल नाम था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? तो ये पुत्री थी ब्रजकिशोर प्रसाद की। किनकी? ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो प्रारंभिक शिक्षा इनका हुआ था घर पर ही। जयप्रकाश का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ था? घर पर ही हुआ था। ठीक है, घर पर। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? तो ये पुरस्कार प्राप्त किए थे बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सी हो जाएगा 10 का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण क्रांति
किसकी रचना है? संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो यह रचना है किसका? पता होगा जयप्रकाश नारायण का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो ये रचना है आपका जयप्रकाश नारायण। किसकी? जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी की स्थापना की? तो इन्होंने किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था, यानी 13 का बी हो जाएगा। चलिए 3 चैप्टर हम लोग समाप्त कर लिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर चैप्टर यानी आपका चैप्टर नंबर 4 है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर है। यहाँ देखिए अर्धनारीश्वर है, जिनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब रामधारी सिंह दिनकर के विषय में हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए रामधारी अर्धनारीश्वर एक निबंध है। क्या है? अर्धनारीश्वर एक निबंध है जिसका लेखक दिनकर जी हैं, जिसे मैथिली शरण के बाद जनता रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। क्या बात है। जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, जो अब बेगूसराय जिला में पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव एवं उनके आसपास से प्राप्त किए तथा 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक, जबकि 1932 में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स इतिहास था परीक्षा से पास करने के बाद अध्यापन को अपनी आजीविका का साधन चुने। दिनकर की प्रमुख ग्रंथ रचनाएं थे। कौन कौन थे इनकी ग्रंथ? मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुई थी, फिर है अर्धनारीश्वर 1952 में, संस्कृति के 4 अध्याय 1956, काव्य की भूमिका 1958, उसके बाद है वन पीपल 1961, शुद्ध कविता के खोज 1966, उसके बाद है दिनकर की डायरी 1973 आदि जबकि प्रमुख है। ठीक है, काव्य कृतियां इनका कुछ है जो हम लोग देख लेते हैं। तो काव्य कृतियां इनका है पर्णभंग 1929, रेणुका 1935, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रसीमर्थी 1952 में, नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, ये सब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए इनके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद है हरि नाम 1970 में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए उसके बाद कहता है कि संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसके बाद 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हो गया। इनका निधन हो गया था 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हो गया। अच्छा ठीक है, अब इनका जो इस चैप्टर का जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है ना वो लोग हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। चलिए पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दिनकर जी कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनको कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। फिर है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो यह एकांकी है। क्या है? एकांकी है, वन एक्ट प्ले जिसको कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। चाहे दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनको मिला था उर्वशी पर, है ना, उर्वशी पर मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि युद्ध और शांति के समय पर लिखी गई काव्य कृति है। तो यह कुरुक्षेत्र क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव और पार्वती का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिव और पार्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो यह है नारी एवं पुरुष दोनों का आधा आधा, है ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है रामधारी से दिनकर की रचना है। तो इनका रचना है अर्धनारीश्वर। ठीक है, फिर है 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विछाने हैं? ठीक है, तो यह गद्य विद्या है। क्या है? गद्य विद्या है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तथा तब वह देवता बन जाता है, जबकि नारी नर के गुण सीखती है ना,
तब वह राक्षसी हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रेमचंद का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेमचंद का यह कथन है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। पुरुष किस रूप का प्रतीक है? पुरुष जो है ना, धूप का प्रतीक है। ठीक है, फिर कहता है कि नारी किस रूप का प्रसिद्ध है? नारी जो है ना, चांदनी है। यानी पुरुष धूप है तो नारी चांदनी है। दिनकर किस कवि का रूप में प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस कवि रूप में प्रसिद्ध है? तो ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर को कौन पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था साहित्य अकादमी। कौन मिला था? साहित्य अकादमी। इस तरह से हम लोग जो है 4 अध्याय क्या कर लिए? समाप्त कर लिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे फालतू नहीं पूछने वाला है, एकदम आराम से आप पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए हम लोग 26 मिनट में 4 अध्याय क्लियर कर लिए जी। आगे अगला नंबर चैप्टर है 5, रोज। ठीक है, रोज चैप्टर है और रोज के राइटर हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रोज क्या है? रोज एक कहानी है। ठीक है, तो रोज एक कहानी है जिसका लेखक अज्ञेय जी हैं, जिनका जन्म 7 मार्च 1911 को कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एवं माता व्यंती देवी थी। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी थे, लेकिन वे अपने पिता की प्रेरणा से बाल्य अवस्था में ही लेखन का कार्य शुरू कर दिया था। 1929 में पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी तथा अंग्रेजी में एमए किया। अज्ञेय की कविता में अकेलेपन का वैभव है और रोमांटिक कवि होने के कारण उनका विद्रोह भी रोमांटिक व्यक्तिवादी व्यक्ति का विद्रोह है। इसलिए अज्ञेय को मूलतः प्रेम एवं प्रकृति का कवि कहा जाता है। इतना ही नहीं, अज्ञेय ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 से 46 तक की सेना में भी अपनी सेवा दी और विक्रम विश्वविद्यालय में हिंदी सेवा के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञेय का मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, चलिए अब इससे पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चलिए 16 क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति का नाम था महेश्वर। क्या था? महेश्वर। आप कहानी पढ़िएगा। मालती का पति क्या है? तो ये एक डॉक्टर है। क्या है? डॉक्टर है। फिर है तार अस्पतक, है ना, तार अस्पतक। तारस्पतक का संपादन कौन है? ठीक है, तारस्पतक का संपादन कौन है? तो ये आपका हो जाएगा कन्हैयालाल मदन। कन्हैयालाल, सी हो जाएगा, कन्हैयालाल मदन। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन जानते हो, एक रोग है। ठीक है, वह बीमारी से संबंधित है। ठीक है, 4 का सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता कि अज्ञेय के पिता का नाम। अज्ञेय के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय की माँ का नाम था। ये व्यंती देवी इनका माता का नाम था। फिर कहता है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। क्या है? अज्ञेय जी। 7 का भी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेखर एक जीवनी किसकी विद्या की कृति है? तो ये है अज्ञेय जी का। किसका है? अज्ञेय जी का। चलिए अज्ञेय जी। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक मान से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। 9 का हो जाएगा सी, कितनी नावों में कितनी बार। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय ने बचपन में नाटक खेलने के लिए क्या लिखा? तो नाटक खेलने के लिए इन्होंने लिखा था इंद्र सभा। एक नाटक था इंद्र सभा। फिर है अज्ञेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो घर में इन्होंने लिखा था आनंद बंधु। कौन लिखा था? आनंद बंधु। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय ने 1924-25 में
किस भाषा में उपन्यास लिखा था? तो अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञा की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये हुआ था आपका अस्काडर पत्रिका सेवा इलाहाबाद में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञा ने किस सन से नियमित लेखन शुरू किया? तो ये 1930 के बाद शुरू किए थे, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर कहता है कि अज्ञा ने 3 सप्तकों काव्य संकलन का क्या किया? तो ये संपादन किया था। क्या किए थे? संपादन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितनी नावों में कितनी बार अज्ञा की कैसी कृति है? तो यह जो है काव्य कृति है। कैसी है? काव्य कृति है। ठीक है, चलिए 16 का सी। इस तरह से हम लोग 5 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं छठा नंबर चैप्टर। ठीक है, छठा नंबर चैप्टर है जिसका नाम है आपका एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह। और भगत सिंह के बारे में हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। देखिए भगत सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं। एक लेख और एक पत्र का लेखक भगत सिंह है, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगाचक गांव पाकिस्तान में हुआ था। जिनका पैतृक गांव खटकड़ कल्ला पंजाब है। इनके पिता सरदार किशन, ठीक है, सिंह एवं माता विद्यावती थी। इनके पिता एवं चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियां की शुरुआत की। ठीक है, 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद 15 वर्ष की उम्र में पढ़ाई और घर द्वार छोड़कर प्रताप में लेखन कार्य शुरू किया। वाह। 1926 में अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 1928 से 31 तक 31 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन संघन रूप से छोड़कर 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। ठीक है, 23 मार्च को इनकी फांसी दी गई थी 1931 में। चलिए अब इनका पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर का जितने भी हैं हम लोग देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह हो जाएगा, है ना, भगत सिंह। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह का बचपन में किनके प्रति तीव्र आकर्षण था? तो ये आकर्षण था करतार सिंह सराया के प्रति। करतार सिंह सराया के प्रति। फिर है सरदार भगत सिंह के मन पर कितनी कुर्बानी का गहरा असर पड़ा? तो ये करतार सिंह सराया के कुर्बानी पर गहरा असर पड़ा था। किनकी कुर्बानी होगा, कितनी नहीं, किनकी, यहाँ पे किनकी होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे? तो ये इसी का चित्र रखते थे, करतार सिंह सराय का। ठीक है, हमेशा रखते थे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो ये हुए थे गद्दर पार्टी की ओर, है ना, गद्दर पार्टी की ओर ये आकर्षित हुए थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है भगत सिंह ने जेल में क्या लिखे? तो भगत सिंह जेल में लिखे थे जेल डायरी। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस विचारधारा के चिंतक थे? तो ये थे समाजवादी विचारधारा के। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आत्महत्या की बात शहंशाही कुटिया में कब हुई थी? तो ये शाम में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? शाम में। 8 का सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह दृष्टि में आत्महत्या क्या है। भगत सिंह की दृष्टि में आत्महत्या क्या है, तो यह एक घृणित अपराध है, ठीक है, इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, घृणित अपराध है भाई। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि आत्महत्या कैसा कार्य है। आत्महत्या जो है कायरता का काम है, जो कायर होते हैं वही आत्महत्या करते हैं, इसलिए आत्महत्या सुसाइड नहीं करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मृत्यु दंड पर भगत सिंह के क्या विचार थे, तो फांसी पर चढ़ना, ठीक है, हंसते हंसते बेचारा फांसी पर चढ़ गए थे, है ना। 11 का 80 हो जाएगा। फिर है आगे आगे है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि करतार सिंह सराय को फांसी किस तारीख को हुई थी, तो ये हुआ था 16 नवंबर 1915 को, 16 नवंबर 1915 को। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह कहाँ की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी बने थे, तो जालियांवाला बाग 14 के सी हो जाएगा। चलिए भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह, क्या नाम था, अजीत सिंह नाम था। चलिए इस तरह से हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए मात्र 36 मिनट में, ठीक है, 36 मिनट में। चलिए 7वां नंबर चैप्टर देखिए। 7वां नंबर चैप्टर है ओ सादा नीर, जिसके राइटर हैं ओ सदा नीर जगदीश चंद्र माथुर। 7वां चैप्टर है आपका। चलिए जगदीश चंद्र माथुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कहता है कि ओ सदा नीर एक यात्रा संस्मरण है, जिसका लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने एमए अंग्रेजी में किया था। एमए तक समझ गए, एमए तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। 1941 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की और वे प्रशिक्षण के लिए अमेरिका चले गए और उसके बाद शिक्षा सचिव बनाकर बिहार भेजे गए। चलिए इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब प्रमुख कृतियां इनके कौन कौन से हैं देखिए। 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी, है ना, मंचन व सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा, जो 1946 में प्रकाशित हुआ था। वो मेरे सपने 1950 में प्रकाशित हुआ था। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कोणार्क था, ये 1951 में प्रकाशित हुआ। फिर है बंदी 1954 में प्रकाशित हुआ। शारदीय 1959 में। फिर है पहला राजा 1969 में इत्यादि। फिर आगे है जगदीश चंद्र माथुर को विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित कालिदास अवार्ड एवं बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका मृत्यु 14 मई 1978 को हुआ, ठीक है। चलिए अब इसके पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। चलिए पॉसिबल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया, तो इनको उपाधि मिला था विद्या वारिधि, ठीक है, 2 का ये हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था, तो इनको मिला था कालिदास अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला था, कालिदास अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माथुर जी किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ, तो ये मेरी बांसुरी 4 का ये हो जाएगा। 5वां मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ, तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था। उसके बाद है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखे थे कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी।
चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, ओ सदानीरा के लेखक तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है ना। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बोलते क्षण जगदीश चंद्र माथुर का क्या है? तो डी निबंध संग्रह है। बोलते क्षण क्या है जगदीश चंद्र माथुर का? तो निबंध संग्रह है। इस तरह से हम लोग 7 चैप्टर क्लियर कर लिए। चलिए 8वां नंबर चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए देख लेते हैं। सिपाही की माँ, चैप्टर नंबर 8 का नाम है सिपाही की माँ और राइटर है मोहन राकेश। मोहन राकेश जी का परिचय हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। चलिए सिपाही की माँ एक एकांकी है। क्या है? एक एकांकी है जिसका लेखक मोहन राकेश है। इनका जन्म 8 फरवरी 1925 की जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनकी माता बच्चन कौर और पिता करमचंद गुगलानी थे, जो पेशे से वकील होते हुए भी साहित्य की सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। ठीक है। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में हुआ। मोहन राकेश की प्रमुख कहानियां संग्रह है। ठीक है। इंसान के खंडहर 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उसके बाद है नए बादल 1957 में। उसके बाद है जानवर और जानवर जो प्रकाशित हुआ था 1958 में। फिर है एक और जिंदगी 1961 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है फौलाद का आकाश 1972 में। बारिश है। उसके बाद इनका कुछ उपन्यास है। उपन्यास में देखिए अंधेरे बंद कमरे 1961 में। फिर है न आने वाला कल 1970 में प्रकाशित हुआ था। अंतराल 1970 में। फिर कुछ इनके नाटक हैं। जैसे नाटक है 1998 में प्रकाशित हुआ था आषाढ़ का एक दिन, ये प्रकाशित हुआ था 1998 में। फिर है लहरों के राजहंस 1963 में प्रकाशित हुआ था। आधे अधरे 1959 में प्रकाशित हुआ था। फिर इनका कुछ एकांकी है। एकांकी का नाम है पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। ठीक है। 1973 में प्रकाशित हुआ था। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से सिपाही की माँ एकांकी ले गई है। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा। चलिए पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कहता है कि रंगून कहाँ है? ठीक है। सॉरी। तो रंगून कहाँ में पड़ता है? वर्मा में पड़ता है। ठीक है। वर्मा में पड़ता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहानी पढ़िएगा एकांकी तो आपको समझ में आएगा, चाहे पढ़े होंगे क्योंकि अब आप लोग का तो एग्जाम होने वाला है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। ठीक है। तो ये आषाढ़ का एक दिन यानी 2 का डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किस पाठ में यह उदाहरण आया है? क्या है उदाहरण भाई? उदाहरण में दिया गया है फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये जो है ना आपका सिपाही की माँ में है। सिपाही की माँ में ये बात बताई गई है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, ये देखिए 8 फरवरी 1925 में इनका जन्म हुआ था। फिर है आपका सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कैसी स्त्री है? तो ये भोली भाली स्त्री है। ठीक है। फिर है बिस्नी। बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो बिस्नी जो है किस एकांकी की पात्र है? तो आपको बिस्नी जो है सिपाही की माँ की पात्र है। इसी में बिस्नी का जिक्र किया गया है ना। चलिए मानक कौन है? तो मानक जो है ना विष्णु का बेटा होता है। कौन है? विष्णु का बेटा। मानक कौन है? विष्णु का बेटा। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया है? तो द्वितीय विश्व युद्ध है। ठीक है। फिर है 9वां नंबर क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो ये माँ बेटी की ज्यादातर इसमें कहानी बताई गई है ना, माँ बेटी।
10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुन्नी मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो क्यों जाती है भाई? चिट्ठी के लिए नहीं जाती, चिट्ठी के लिए जाती है कि भैया का चिट्ठी आ जाए, है ना। तो 10 का आपका सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला है मुन्नी के मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो ये मंगलवार के दिन होता है। कब होता है? मंगलवार के दिन भविष्यवाणी करते हैं कि हो सकता है कि मंगलवार के दिन भैया का चिट्ठी आ जाए, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है मुन्नी एक मानक की माँ का नाम है सी विष्णु। मुन्नी एवं मानक की माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन होते हैं और इनकी माँ का नाम जो है विष्णु बताया गया है आपका एकांकी में। मुन्नी के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? तो ये कुंती कहती है, कुंती कहती है। चलिए फिर है, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा? तो ये कौन कहा था? विष्णु कहती है। कौन? विष्णु जब स्वप्न देख रही थी, है ना, तब ये स्वप्न में मतलब उसको ये स्वप्न आता है कि मेरा जो मानक है वह जो है मतलब एकदम उसके पीछे लगा हुआ है एक सैनिक। आप पढ़िएगा, उसमें बहुत ये मजा आने वाला है, चाहे आप पढ़े भी होंगे। कहता है कि मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा। किसने कहा? तो ये मानक ने कहता है। क्या कहता है? मानक कहता है कि मैं इसे बोटी बोटी कर दूंगा। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है? तो ये कुंती कुंती कहती है ना, कि लड़ाई में गया, हो सकता है आएगा कि ना आएगा, है ना, कौन जान रहा है कि मरा गया। चलिए दो बर्मी लड़कियों को देखकर ये लड़कियां क्रिश्चियन है, किसने कहा? तो ये जानती हो कुंती ने कही थी कि ये क्रिश्चियन है, इसको पहनावा और हवा देख करके। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम रिफ्यूजी हैं माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। वही जो दोनों लड़कियां आई थी वर्मा से भाग करके जंगल जंगल, है ना। तो ये कहती है दोनों बर्मी लड़कियों ने। ठीक है, 7 का सी, सॉरी सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब इस तरह से 8 चैप्टर हम लोग का क्या हो गया? समाप्त हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर चैप्टर हम लोग 47 मिनट में 8 चैप्टर समाप्त कर लिए। चैप्टर नंबर 9 कहता है, चैप्टर नंबर 9 है प्रगति और समाज। इसके राइटर है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह है। और नामवर सिंह के विषय में हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। देखिए प्रगति और समाज एक निबंध है जिसका लेखक नामवर सिंह है। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जिनके पिता का नाम नागर सिंह था जो एक शिक्षक थे और माता का नाम वागीश्वरी देवी था। इन्होंने 1951 में BHU को परीक्षा पास की तथा 1956 में PhD किए। इनके प्रमुख रचनाएं हैं नामवर सिंह के वक्लम खुद जो व्यक्ति व्यंजक ललित निबंध है। उसके बाद है नेक्स्ट है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक साहित्य, ठीक है, की प्रवृत्तियां। फिर है छायावाद, पृथ्वीराज, फिर है रासों की भाषा, कविता के नए प्रतिमान इत्यादि हैं। 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, 1971 में। कब मिला था? 1971 में। चलिए पॉसिबल ऑब्जेक्टिव इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। चलिए तो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव इसमें सिर्फ 5 है। पहला है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 28 जुलाई 1927 में। उसके बाद है प्रगति और समाज के लेखक, तो वही नामवर सिंह। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो यह एक जो है ना निबंध है। क्या है? निबंध है। यह एक निबंध है। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे आपका आलोचना, आलोचना के संपादक थे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो ये आपका नामवर सिंह का है। तो इस तरह से हम लोग 9 चैप्टर
समाप्त कर लिए। चलिए 10वां नंबर चैप्टर को देख लेते हैं। इसमें मात्र 11 क्वेश्चन है आपका। देखिए चैप्टर बहुत ही मजेदार है, जूठन है, जिसके राइटर हैं वाल्मीकि, सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। इनका जन्म 30 जून 1950 को बरला मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिनके माता माँ कुंती देवी एवं पिता छोटन लाल थे। इनके प्रमुख रचनाएं थे, ठीक है, जूठन जूठन था जो आत्मकथा है, फिर है सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है, फिर है सदियों का संताप, है ना, बस बहुत हो चुका अब और नहीं कविता संकलन है, और दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र आलोचना है। 1900 फिर है 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था। उसके बाद 1995 में परिवेश सम्मान इनको मिला था। उसके बाद 1966 में जयश्री सम्मान इनको मिला था। फिर 2000 में कथाक्रम सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति थे, है ना। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की इन्होंने। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया, ठीक है। चलिए पॉसिबल ऑब्जेक्टिव जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। चलिए पॉसिबल ऑब्जेक्टिव आपका है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो बस यही जूठन। बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत आत्मकथा है, खुद एकदम झकझोर जाएगा पढ़िएगा तो। जूठन किसकी रचना है, तो जूठन रचना किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, तो किसे कहता है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, है ना। चलिए उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी क्या कहते थे, तो प्यार से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था, तो मुंशी जी इनको माँ कहते थे, का मुंशी जी, ठीक है ना। नहीं माँ नहीं कहते थे, पिताजी कहते थे। कौन कहते थे, पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कहा करते थे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा, तो ये पिताजी ने ही देख लिया था, है ना। तब ना मुंशी जी बोले थे कि क्या हुआ मुंशी जी, है ना। 6ठा नंबर क्वेश्चन, हेडमास्टर कलीराम के कथानुसार, ठीक है, वाल्मीकि जी का खानदानी काम क्या था, कलीराम के अनुसार खानदानी काम था उनका सफाई करना, ठीक है। नीच जाति से हेडमास्टर उसको कहता था कि तुम नीच जाति को हो, तुम इसी काम के लायक बने हो, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन, जूठन किस चेतना का रचना है, तो ये जो है राजनीतिक चेतना का रचना है, ठीक है। जूठन क्या है, तो जूठन एक आत्मकथा है। जूठन एक क्या है, आत्मकथा है। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है, तो यह कविता है, कविता संकलन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ किसके यहाँ काम करती थी, तो ये काम उनकी माँ जो करती थी ना, ब्रह्मादेव तगा के घर, ठीक है। 10 का ये हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मादेव तगा के घर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश की नहीं है, मतलब सदियों का संताप, अब और नहीं, सलाम, ये सब तो ये है, ये नहीं है, ये 11 का डी हो जाएगा, ठीक है। प्रायश्चित, ठीक है। चलिए हम लोग 10 चैप्टर समाप्त कर लिए। 11 नंबर चैप्टर, ठीक है। 11 नंबर चैप्टर के बाद हम लोग 12 नंबर चैप्टर देख लेंगे, उसके बाद 13 नंबर चैप्टर देख लेंगे, है ना। उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा, यानी 11 12 13 3 चैप्टर और बचा हुआ है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। चलिए 11 नंबर चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या नाम है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके राइटर है मलयग, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी का सारांश है जिसका लेखक मलयग है। इसका जन्म 1935 को महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिनका मूल नाम भारत जी श्रीवास्तव था तथा पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा एवं माता का नाम प्रभावती था, ठीक है। चलिए उन्होंने
उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए पास किया, है ना, किया। छात्र जीवन में ही क्षय रोग से ग्रसित थे, जिसके कारण ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकाल दिया गया था मलयक को, ठीक है। इसलिए शेष जीवन में भी लेखक दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वास्थ्य के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। इनके प्रमुख रचनाएं थे, बताइए। इतना कठिन परिस्थिति में भी ये लिखने का काम नहीं छोड़े बाबू। कविता संग्रह जख्म पर धूल, ठीक है, 1971 में प्रकाशित हुआ था कविता संग्रह है। अपने होने को अप्रकाशित करता हूँ, देखो कितना अच्छा लिखे थे, अपने होने को अप्रकाशित करता हूँ, ये 1980 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आलोचना कविता से साक्षात्कार 1979 में प्रकाशित हुआ था। संवाद और एकालाप, है ना, 1984 में। उसके बाद है रामचंद्र 1987 में, हंसते हुए मेरा अकेलापन 1982 में, आदि, है ना। फिर बेचारा का मृत्यु हो जाता है 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से अब इसका हम लोग पॉसिबल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मात्र 5 ऑब्जेक्टिव है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, अब बताइए। यह बताए वाला है मलयग जी हैं, है ना, मलयग। चलिए, तो ये एक का बी हो जाएगा। मलयग की रचना नहीं है, तो इसमें से मलयग की रचना क्या है? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बलकम खुद, ये कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मलयग जी की मृत्यु हुई थी, तो मलयग जी की मृत्यु हुई थी 47 साल की उम्र में, ठीक है। बेचारा 47 साल की उम्र में मर गए थे, क्योंकि इनका क्षय रोग था। 4 नंबर क्वेश्चन, मलयग ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी, बताइए। ये 1971 में लिखे थे। चलिए, उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि मलयग की माँ का नाम क्या था, तो इनकी माँ का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। तो इस तरह से हम लोग 11 चैप्टर समाप्त कर लिए। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तिरिच, जो चैप्टर है 12, जिसके राइटर है उदय प्रकाश। उदय प्रकाश, ठीक है, उदय प्रकाश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, पढ़े होंगे, आपको पता ही होगा। चलिए, तिरिच एक कहानी है जिसका कथाकार लेखक उदय प्रकाश के पिता, है ना, प्रेम कुमार सिंह है। उदय प्रकाश के माता, एक सेकंड नहीं, एक सॉरी, तिरिच एक क्या है? कहानी है जिसका कथाकार उदय प्रकाश, यानी लेखक उदय प्रकाश के पिता प्रेम कुमार सिंह है। उदय प्रकाश के माता गंगा देवी श्री, इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से एमए हिंदी से किया, परीक्षा पास की, है ना। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापक भी रहे, ठीक है। चलिए, अब इनकी प्रमुख जो है रचनाएं देखेंगे हम लोग। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, है ना। पॉल गोमेरा का स्कूटर है, पाल गोमेरा का स्कूटर। फिर है पीली छतरी वाली लड़की, है ना। उसके बाद है दत्तात्रेय के दुख, दत्तात्रेय के दुख, है ना। उसके बाद है अरेवा फरेवा, फिर है मोहनदास, फिर है आपका मैंगो सील कहानी संग्रह है, जबकि सुनो कारीगर, है ना, कहानी संग्रह है, जबकि सुनो कारीगर। कबूतर कबूतर, उसके बाद रात में हारमोनियम कविता संग्रह है ना। उसके बाद है ईश्वर, ईश्वर की आंख निबंध आलोचना है। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई। लाला घास पर नीले घोड़े, रोला का भारत अनुवाद है, ठीक है। इस तरह से इनका परिचय है। अब इससे हम लोग पॉसिबल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए, तो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कहता है कि तिरिच कहानी का लेखक कौन है, तो कहानी का लेखक है कौन? तिरिच कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। चलिए, उदय प्रकाश हो जाएगा।
चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरेबा फरेबा, है ना, अरेबा फरेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो यह कहानी संग्रह है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिरिच, तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किसमें है? तो ये जो है कहानीकार के पिता से है। किससे है? कहानीकार के पिता से है, कहानीकार के पिता से है। चलिए उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, दरियाई घोड़ा, तिरिच, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियां हैं? तो ये सब जितने भी कृतियां हैं वो सब उदय प्रकाश जी का है, उदय प्रकाश जी का। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? तो ये अध्यापन किया था जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, ठीक है, 5 का बी। फिर है उसके बाद सुनो कारीगर, है ना, कबूतर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृतियां हैं? तो ये सब कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह है। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि रोमियो ऑल का भारत उदय प्रकाश की कैसी कृति है? रोमियो ऑल का भारत, ठीक है, तो ये अनुदित अनुवाद है, अनुदित अनुवाद है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि तिरिच लेख का संबंध किनसे है? तो ये लेखक के पिता से है। किससे है? लेखक के पिता से है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसे काटने पर आदमी बच नहीं सकता? तो तिरिच के काटने पर बच नहीं सकता है, ऐसा इस तिरिच में बताया गया है, तिरिच चैप्टर में, है ना, उसमें कुछ अंधविश्वास भी बताए गए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तिरिच में किससे 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो पता है, काले कुत्ते से 100 गुना ज्यादा। इस तरह से हम लोग 12 चैप्टर खत्म कर लिए। बस अब लास्ट चैप्टर है, हम लोग लास्ट चैप्टर जल्दी से देख लेते हैं। इसमें मात्र 6 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चन, मात्र 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सॉरी। चलिए 13 नंबर चैप्टर, 13 नंबर चैप्टर है शिक्षा, जिसके राइटर हैं जे कृष्णमूर्ति। अब जे कृष्णमूर्ति के विषय पर हम लोग कुछ जान लेते हैं, उनके परिचय के बारे में। तो शिक्षा एक संभाषण है जिसका लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 को मदनपल्ली, ठीक है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये जिनके पिता नारायण जिद्दू एवं माता संजीव वम्मा थी। लेखक का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। 10 वर्ष की अवस्था से माँ की मृत्यु हो जाने से पिता द्वारा बहुत पीटे जाते थे। समझ गए? अब इनके प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, ये इनके रचनाएं थे। उसके बाद है द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि, ठीक है। इनका मृत्यु 17 फरवरी 1986 को ओजोई कैलिफोर्निया में हुआ, ठीक है। शिक्षा पाठ के रचयिता, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव पॉसिबल। तो पहला क्वेश्चन कहता है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो रचयिता आपको कौन है पता है? जे कृष्णमूर्ति जी हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बाबू 18 मई 1895 में, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विद्यालय क्यों जाते हैं? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए जाते हैं, है ना। कहाँ जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। चौथा चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? तो पूरे विश्व जो है ना, नाश की ओर अग्रसर है। किसकी ओर? नाश, धीरे धीरे नाश हो रहा है ना। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे? तो वे मेधावी। क्या नहीं? मेधावी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति शिखा का कृति क्या है? तो ये संभाषण है,
क्या है, संभाषण। इस तरह से हम लोग जो है पूरे चैप्टर, है ना, पूरे प्रोज सेक्शन का मतलब पूरे गद्य खंड का जितने भी चैप्टर है, 13 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लिए हैं, और इसी से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो काव्य खंड पर पूरे चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ जस्ट इसके बाद। और उसके बाद एक वीडियो रहेगा 2 अंक वाले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।